हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से मैं हितेश कुमार आप सभी के लिए हिंदी की अगली क्लास लेके आया हूं। देखिएगा, हमारी हिंदी वर्णमाला की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हिंदी वर्णमाला की तीसरी क्लास है। बहुत ज्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, लेकिन इतना डीपली आप लोगों को बताया जाएगा कि कोई भी प्रश्न हो, कोई भी एग्जाम हो, आप लोग हर प्रश्न को अच्छी तरह से कवर कर पाएंगे। इस प्रकार से आपने कहीं भी आज तक ऐसा पढ़ा नहीं होगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि हम शुरू करते हैं इसको। देखिए, कल मैंने जो स्वरों का वर्गीकरण किया था, सबसे पहले तो मैंने बताया था वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब है वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का क्रमागत समूह, वर्णों का क्रमबद्ध समूह जो है वो वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला 2 भागों में बटी हुई है। सबसे पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब हम स्वरों पे चर्चा करते हुए आए थे, स्वरों पे चर्चा करते हुए हम आए थे, तब मैंने आपसे क्या बताया था कि स्वर जो है, ये देखिएगा, स्वरों का वर्गीकरण कर लिया था। स्वरों को हमने अभी तक 7 भागों में बांट लिया है। किस किस आधार पर बांट कर पढ़ेंगे? सबसे पहले मात्रा के आधार पर या बोलने में लगने वाले समय के आधार पर। दूसरा हमने बांट दिया था अनुनासिकता के आधार पर, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर, मुख की स्थिति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। तो इस प्रकार से 7 भागों में हमने इन वर्णों को बांट लिया था, सारे स्वरों को बांट लिया था। उसके बाद जब हम शुरू करेंगे इसको, तो देखिएगा, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, पिछली क्लास में कितना पढ़ा था वो देखिएगा। ये पिछली क्लास में हमने शुरू किया था कि मात्रा के आधार पर जो स्वर है उनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला ह्रस्व स्वर, इसी को ही मूल स्वर भी कहते हैं, इसी को ही लघु स्वर भी कहते हैं, इन्हीं को छोटे स्वर भी कहते हैं, इन्हीं को एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। दूसरी बात कि अ, ई, उ, री, ये चार जो हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके ह्रस्व, लघु, मूल, छोटे, एकमात्रिक स्वर कहलाते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी कि दूसरा आपका आता है संधि स्वर। संधि स्वर का मतलब है कि जब 2 स्वर आपस में जुड़ते हैं तो वो संधि स्वर कहलाता है। अब ये जुड़ते कितने प्रकार से हैं? ये जुड़ते हैं 2 प्रकार से। सबसे पहला दीर्घ स्वर और दूसरा कौन सा आपका? संयुक्त स्वर। और संयुक्त स्वर को हमने क्या नाम दिया था? इसको मिश्रित स्वर कहा था। और अगर हम दीर्घ स्वर को कहना चाहें तो इसे हम यौगिक स्वर भी कह सकते हैं। अब देखिएगा, जब 2 सजातीय स्वर मिलते हैं, अ और अ, दोनों जब समान जाति के स्वर मिले तो मिलकर के अपने ही दीर्घ मतलब बड़े कि अपने ही बड़े स्वर का निर्माण जब कर लिया तो वो क्या कहलाया था? सजातीय स्वर, दीर्घ स्वर। उसके बाद जब 2 ई मिले तो दीर्घ ई, जब 2 उ मिले तो दीर्घ उ का निर्माण कर लिया था। तो ये सारी बातें थी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। उसके बाद में क्या पढ़ना था कि संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर, जब 2 सजातीय मिले थे तो दीर्घ स्वर, विजातीय मिले, जैसे अ में ई जुड़ गई, ए बन गया। इस प्रकार से हमने क्या पढ़ लिया था? संयुक्त या मिश्रित। अब इनको हमने क्या कहा था? इनको हमने कहा था द्विमात्रिक स्वर। द्विमात्रिक स्वर जो था वो हमने इनको कह दिया था। अब यहां से एक छोटी सी बात और देखिएगा आप लोग, यहां से एक बात आपने और भी देखनी है कि ये एकमात्रिक स्वर कौन सा है? लघु स्वर। द्विमात्रिक है। और प्लुत स्वर को क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं त्रिमात्रिक स्वर। के बोलने में 3 मात्राओं का जब समय लगता है तो वो त्रिमात्रिक कहलाता है। जैसे राम और राम जब चेतावनी देते हैं, चिल्ला के बुलाते हैं, ये सारी बातें मैं आपसे कर चुका हूं। कुएं में जब कोई आवाज आती है या पहाड़ों पे चिल्लाते हैं, ये सारी बातें मैंने कर ली थी। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि अनुनासिक के आधार पर 2 प्रकार से बताया था, निरअनुनासिक और अनुनासिक। तो देखिएगा, अनुनासिक, अनुनासिका, नासिका के अनुसार कि जब जहां चंद्र बिंदु लगा हो, जहां बिंदु लगा हो, पंचमाक्षर बिंदु लगा हो, तो उन जिनको बोलते समय मुख और नाक दोनों की आवश्यकता होती है, वो अनुनासिक। और निरअनुनासिक, निर नहीं है, रहित है, अनुनासिक यानी कि नासिका के द्वारा जिनका उच्चारण नहीं किया जाता है, वही आपके निरअनुनासिक कहलाते हैं। जो इनका रूप है, मूल रूप का प्रयोग ही हम निरअनुनासिक में करते हैं। उसके बाद अगली स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था कि जीव की क्रियाशीलता। देखिएगा, स्वरों को 3 भागों में बांट दिया, जिसका ये 3 भागों में हमने पढ़ा था। तीसरा आखिरी यही पढ़ा था कि जीव की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भागों में, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर जीव के आगे का भाग क्रियाशील रहे, मध्य स्वर जीव का बीच का भाग क्रियाशील रहे, और पश्च स्वर जब जीव का पीछे का भाग क्रियाशील रहे। सबसे पहला स्वर अ था, और अ को ही मध्य स्वर या अ को ही हम क्या कहते हैं? अ को ही हम कहते हैं केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। अ को ही हम
केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। तो ये सारी बातें भी आपने समझ लेनी है, ठीक है। उसके बाद में ये कहा था कि जो अ के तरह ही बनते हैं, जैसे आ को आप बनाएंगे तो अ की तरह बनते हैं, अ की तरह बनने वाले पीछे के भाग से जो बचे थे सारे आपके आगे आगे थे। यहां से मैंने आपको एक प्रश्न बताया था कि मूल स्वरों की जब हम बात करते हैं तो री को हम अग्र स्वर या किसी भी प्रकार के इन तीनों भेदों में से जीव की क्रियाशीलता के आधार पर री को शामिल नहीं करते हैं। ये बात मैंने आपको प्रमाणिकता के साथ में बताई थी कि आचार्य भोलानाथ तिवारी ने कहा है कि री को शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि री का जो उच्चारण है वो लघु र प्लस ई की तरह होता है, तो इसलिए हम उच्चारण के आधार पर इसको शामिल नहीं करते हैं। और उन्होंने स्वरों की संख्या भी कितनी बताई थी? 10 बताई थी। तो ये सारी बातें थी जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। अब हमने 3 आधार पर स्वरों को बांट लिया है। अब चौथा आधार क्या है? चौथा आधार जो हम बांटेंगे वो बांटेंगे मुख विवर के आधार पर या मुख की क्रियाशीलता के आधार पर, या हम कहेंगे मुख विवर। मुख विवर कहें या मुख आकृति भी कह सकते हैं, इसी को हम मुख आकृति कह सकते हैं। मुख विवर या मुख आकृति के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, या ऐसा कहिए कि मुख विवर, मुख की आकृति या मुख की स्थिति, मुख की स्थिति के आधार पर भी हम इनको वर्गों में बांट सकते हैं। और अगर हम इस आधार पर बांटने का प्रयास करेंगे तो जितने भी स्वर है उन स्वरों को हम कितने भागों में बांट देंगे? 4 भागों में बांट देंगे। अब अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि मुख विवर के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। मुख की क्रियाशीलता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। मुख की स्थिति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। अब वो जो 4 भाग हैं, वो 4 भाग कौन कौन से हैं? तो देखिएगा, एक एक करके हम इनकी तरफ चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमने कहा कि 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग जो कौन कौन से हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं विव्रत स्वर। इसका जो सबसे पहला भाग है वो है विव्रत स्वर। विव्रत स्वर के बाद में एक आता है अर्धविव्रत, अर्धविव्रत स्वर। तीसरा कौन सा आता है? संव्रत स्वर, संव्रत स्वर। और चौथा कौन सा आता है? अर्ध संव्रत स्वर। देखिएगा आराम से, आसानी से, बहुत ही आसान बातें हैं जो कि आपके सामने आ रही है कि 4 भागों में हमने बांट दिया। कौन कौन से 4 भागों में बांट दिया? सबसे पहले मैंने आपसे कहा विव्रत स्वर, दूसरा अर्धविव्रत स्वर, तीसरा संव्रत स्वर और चौथा आपका कौन सा आता है? अर्ध संव्रत स्वर। यानी कि मुख विवर के आधार पर हमने 4 भागों में बांट दिया। अब समझने की बात यह है कि जब तक आप इन शब्दों का अर्थ नहीं समझते हैं, जब तक आप इन शब्दों का अर्थ नहीं समझते हैं, जब तक आप इस आधार पर वर्णों को नहीं बांट सकते हैं। तो देखिएगा, मुख विव्रत का मतलब क्या होता है? विव्रत का मतलब होता है कि लगभग नहीं, इसका मतलब होता है कि पूरा खुला। अर्ध मतलब आधा, और विव्रत का मतलब क्या होता है? खुलना। तो जिन स्वरों को बोलते समय हमारा पूरा मुंह खुलता है, पूरा मुंह खुलता है, पूरा मुख खुलता है, तो वो क्या कहलाते हैं? विव्रत स्वर। अर्ध मतलब आधा, के जिन स्वरों को बोलते समय हमारा आधा मुख खुलता है वो हमारे अर्ध विव्रत कहलाते हैं। अब संव्रत का मतलब क्या होता है? अब देखिएगा, बहुत बार आप देखते हैं कि संव्रत का मतलब होता है बंद, लेकिन आप एक बात समझ के देखिएगा कि अगर बोलते समय आपका मुख बंद हो गया तो आप किसी भी स्वर को या किसी भी वर्ण को या भाषा को मौखिक रूप से कैसे बोल पाएंगे? तो यहां इसका मतलब बंद नहीं है, बल्कि इसका मतलब आता है लगभग बंद, लगभग बंद। और जैसा कि अर्ध विव्रत में था कि अर्ध मतलब आधा, संव्रत का मतलब है बंद, तो ऐसे ही अर्ध संव्रत का मतलब होता है आधा बंद। तो ये बात आपने समझनी है, ये बात आपने समझनी है कि जिन स्वरों को बोलते, अब आपके सामने सारी बातें क्लियर हो गई है कि जिन स्वरों को बोलते समय पूरा मुख खुला रहता है,
विवृत स्वर, जिनको बोलते समय आधा मुख खुला रहता है अर्धविवृत स्वर, जिनको बोलते समय आपका लगभग मुख बंद रहता है वो समृत स्वर, और जिनको बोलते समय आधा मुख बंद रहता है वो क्या कहलाते हैं, अर्ध समृत स्वर कहलाते हैं। अब इसके बाद में जो हमने समझना है, अब देखिएगा बोल करके भी आप बता सकते हैं। जैसे ही आप आ को बोलते हैं, आ एक बार आप बोल करके देखिएगा कि जैसे ही आप आ बोलते हैं तो आपका पूरा मुख खुल जाता है, मतलब कि पूरा मुख खुलता है किसको बोलने में, आ को बोलने में। तो जिनको बोलने में हमारा पूरा मुख खुल जाता है वो क्या कहलाते हैं, विवृत स्वर कहलाते हैं। तो ये पहली बात आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम तीसरी समृत की तरफ। तो देखिएगा समृत का मतलब क्या है कि लगभग बंद रहे। तो अब आप देखिएगा जब हमने आ को बोला था तो हमारा पूरा मुख खुल गया था, लेकिन हमने कहा कि लगभग बंद रहेगा। तो आप एक बार प्रयास कीजिएगा ई और ऊ को बोलने का। जैसे ही आप इन चार वर्णों को बोलते हैं तो आपके जो ओष्ठ हैं वो दोनों के दोनों ओष्ठ जो है वो लगभग एक दूसरे को स्पर्श करने की हालात में रहते हैं, यानी कि लगभग आपका जो मुख है वो बंद होने की तरह पे रहता है, बंद होने की स्थिति में रहता है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि आ हमारा कैसा है, आ हमारा विवृत स्वर है, और ई ऊ हमारे चार क्या हुए, ये हमारे हुए समृत स्वर। और इनके बाद में बात करते हैं अर्ध समृत और अर्ध विवृत की। तो देखिएगा और सबसे पहले हमने बात करी कि इनको चार भागों में बांट लिया गया। आ जिनको बोलते समय पूरा, इनको इंग्लिश में अगर हम कहें तो इनको हम बोलते हैं ओपन, ठीक है। तो ये सारी बातें भी आपने समझनी, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था कि हिंदी को जब आप समझते हैं तो आप इन शब्दों से ही अर्थ को पकड़ने का प्रयास करें। उसके बाद में देखिएगा हमारे कौन कौन से बचे, अर्धविवृत की बात करूं तो अ, दीर्घ ए और औ, ये जो तीनों हैं ये हमारे किस में आते हैं, अर्धविवृत में। साथ साथ में एक बात और देखिएगा कि अब बचे कौन कौन से, बचे हमारे ए और ओ, ये हमारे कहां पर चले जाएंगे, ये हमारे चले जाएंगे अर्ध समृत में, तो ये सारी बातें आपके सामने आई है। अब यहां से एक बात और समझनी है, वो ये समझने कि यहां में हमने अभी तक री को शामिल नहीं किया। तो मैंने आपसे पिछली उसमें भी बताया था, अभी भी समझिएगा, पिछले भेद में बांट रहे थे उस समय बताया था, अभी भी देखिएगा कि री को आप यहां पर किसी में भी शामिल ना करें, बल्कि बहुत से विद्वान जो है वो तो अ को भी शामिल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अ पे चर्चा हम अगली क्लास में करने वाले हैं, कल की क्लास में करने वाले हैं कि अ को उदासीन स्वर कहा जाता है, इसलिए बहुत से विद्वान तो इसे भी शामिल नहीं करते हैं। लेकिन यहां तक की जो बातें हैं बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ में मैं आपसे बता रहा हूं, ये बातें एकदम आपके एग्जाम में यहां से ही हूबहू प्रश्न आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमने पढ़ी है कि मुख विवर के आधार पर या मुख की आकृति के आधार पर। उसके बाद में आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जिसके बाद में हम चर्चा करते हैं अगली क्लास की। देखिएगा यहां से आपको समझ में आई इतनी सी बात। उसके बाद में हम बात करते हैं अगली क्लास की। तो अगली उसमें हम चलेंगे, देखिएगा इसके बाद में हमने कौन से आधार पर बांटना है, इसके बाद में हमने जो बांटना है ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। सभी स्वरों को 7 भागों में बांटना है हमने। तो अब हम जो बांट रहे हैं वो बांटेंगे ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। तो देखिएगा ध्यान रखने की बात यह है कि ओष्ठ की स्थिति यानी कि हमारे ओष्ठ अभी तो हमने मुख के आधार पर बांटा था, अब मैं आपसे बात करता हूं कि ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। देखिएगा जब भी आप, अब आपने केवल ओष्ठ की स्थिति देखनी है कि जब आप स्वरों को बोलते हैं तो कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि आपके ओष्ठ 2 प्रकार की शेप बनाते हैं। बहुत बार आपके वृत्त मतलब गोले की तरह बन जाते हैं, बहुत बार नहीं बनते हैं। तो ये जो आपका ओष्ठ की स्थिति के आधार पर है, यहां पर भी स्वरों को कितने भागों में बांट लिया, यहां पर स्वरों को 2 भागों में बांट लिया। 2 कौन से भागों में बांट लिया? तो सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं, सबसे पहले जो बांटा है वो बांटा है वृत्तमुखी। देखिएगा सबसे पहले कहा गया आपसे
कि वृत्तमुखी, वृत्तमुखी और दूसरा अवृत्तमुखी। पहला आपका वृत्तमुखी और दूसरा आपका अवृत्तमुखी। अब यहां से आपने प्रश्न समझना है। बहुत बार आप जब मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर आप एक शब्द पढ़ते हैं वृत्त। वृत्त मतलब कि गोला, कि गोला, अरे गोला होता है ना, वृत्त मतलब गोला, कि कुछ स्वर ऐसे हैं जिनको बोलते समय आपके जो ओष्ठ है वो ओ तरह का बनाते हैं, गोला तरह का बनाते हैं। तो जिनको बोलते समय आपके ओष्ठ की स्थिति जो है वो गोले की आकार में हो, वृत्त की आकार में हो, वो आपके वृत्तमुखी कहलाएंगे। और जिनको बोलते समय आपके ओष्ठ की स्थिति जो है वो वृत्त के आकार की नहीं रहती है, वो आपका अवृत्तमुखी कहलाता है। उसके बाद में आसान सी बातें हैं, लेकिन एक नाम मैं आपके सामने और लिखता हूं। यहां वृत्तमुखी को ही वर्तुलाकार भी कहते हैं, वर्तुल प्लस आकार। यहां से ये बात भी आपने समझनी है कि वृत्तुल आकार, और अगर ये वृत्तुलाकार है तो ये कैसा हो जाएगा, अवृत्तुल आकार या अवृत्तुलाकार। सिंपल सी है, साधारण सी संधि कर दे, वृत्तुल प्लस आकार, अवृत्तुल प्लस आकार। हमने ये दीर्घ संधि कर दिया, लेकिन संधि की बातें हम संधि में करेंगे। यहां पर समझिएगा कि ओष्ठ बहुत बार ऐसा होता है कि आपसे सिर्फ नाम बदल दिए जाते हैं, आप भूल जाते हैं चीजें। तो आपको बहुत सी जगह वृत्तमुखी लिखा मिलेगा, बहुत जगह वृत्तुलाकार, बल्कि आजकल की किताबों में तो ये मिलते भी आपको कम है। तो देखिएगा, बात करता हूं मैं आपसे, यहां से आपने बताना कि कौन से ऐसे स्वर हैं जिनको बोलते समय आपके ओष्ठ जो है वो वृत्त यानी कि गोले की तरह बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप ऊ बोलते हैं, ऊ बोलते ही आपके ओष्ठ कैसी शेप बनाते हैं, कैसी स्थिति में आ जाते हैं, गोलाकार की स्थिति में आ जाती है। जैसे ही आप दीर्घ ऊ को बोलते हैं, दीर्घ ऊ को बोलते ही भी आपके जो ओष्ठ है वो कैसी स्थिति में आ जाते हैं, गोलाकार की स्थिति में। यहां से आप समझो, एक बात आपने समझना हो, देखो यहां पर हम ओष्ठ की स्थिति देख रहे हैं। तो देखो सिंपल सी बात समझ लो, बहुत ही आपको कुछ पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि जब आप ऐसा देखिएगा कि आपके ओष्ठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं। तो देखो, अगर मैं उच्चारण की बात करूं, हालांकि हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि हम समझ तो सकते हैं कम से कम, जब भी हम उच्चारण की बात करते हैं तो ओष्ठ से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। देखिएगा, ओष्ठ से कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है। तो अगर मैं आपके सामने ओष्ठ से उच्चारित वर्णों की बात करूं तो सबसे पहले उ, दूसरा दीर्घ उ, उसके बाद में दो वर्ण और भी आते हैं। कौन कौन से, कंठ प्लस ओष्ठ। भाई कंठ प्लस ओष्ठ के जो दो वर्ण हैं वो, उनमें भी तो ओष्ठ की आवश्यकता पड़ी। कौन कौन से हैं, ये है ओ और औ। बस इन चार वर्णों को अगर बोलते हैं तो हमें ओष्ठ की आवश्यकता पड़ती है। बस इन्हीं चारों वर्णों को आप उठाना है और इन्हीं चारों वर्णों को आपने कहां रख देना है, इन्हीं चारों वर्णों को आपने कहां रख देना है, वृत्तमुखी या वृत्तुलाकार में रख देना है। मतलब आपने पढ़ी एक चीज, आपने केवल उच्चारण स्थान पढ़ना है, और उच्चारण स्थान में जहां कहीं भी वर्णों को, स्वरों में ओष्ठ का प्रयोग किया जाए, वो सारे के सारे आपने उठा करके कहां कर देने हैं, वृत्तमुखी या वृत्तुलाकार में। उसके बाद में कौन कौन से बचते हैं, उसके बाद जहां कहीं भी कोई वर्ण बचता है वो सारे के सारे आपने उठा करके कहां रख देने हैं, अवृत्तमुखी। जैसे मैं आपसे अ बचा है, ई बचा है, दीर्घ ई बचा है, ए बचा है, आई बचा, ये सारे के सारे जो स्वर हैं ये आपके कहां पे आ जाते हैं, ये आपके आ जाते हैं आपके अवृत्तमुखी में। तो ये सारी बातें थी जो मैंने आपको यहां से बताई है। सिंपल सी यहां पर आपने सिर्फ एक बात पढ़नी है। एक बात कौन सी पढ़नी है, सिर्फ ये पढ़ना है कि भाई जहां कहीं भी आपको इनका जिक्र मिलता है, जो ओष्ठ से उच्चारित होंगे, उनको सबको आपने उठा करके वृत्तमुखी में रख देना है। अब यहां से ये बात समझनी है। देखिएगा, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपकी बात हुई है, अब यहां पर कुछ विद्वान ऐसे हैं, वे अ को, क्योंकि अ जो है उसको आप उदासीन वर्ण मानते हैं, अ जो वर्ण है उसे आप उदासीन वर्ण मानते हैं, तो इसलिए इस अ को बहुत से विद्वान इसमें शामिल नहीं करते हैं। कुछ विद्वान इस अ को
अवृत्तमुखी में शामिल कर लेते हैं। तो ये बात भी आपने समझनी है कि अ का फिर से आपके सामने ऐसा प्रश्न बन जाता है कि अ जो है उसे आप या तो उदासीन कहेंगे या इसे आप केंद्रीय कहेंगे। अ जो है इसके 6-7 नाम हैं जो मैं अगली क्लास में आपको कराने वाला हूं। तो कुछ विद्वान जो है इस अ को शामिल नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि इसे वे उदासीन मानते हैं। ठीक है, तो आ, ई, उ, आ, ई, ए, ऐ ये सारे के सारे अवृत्त में आएंगे और उ, ओ, औ जो है ये आपके कहां पे आ जाएंगे? ये वृत्तमुखी में या वृत्तुलाकार में आ जाते हैं। तो ये बात आपने यहां से समझनी है। उसके बाद अगला, उसके बाद में देखिएगा हमने पढ़ लिया है ये भी कि वर्तुलाकार या अवर्तुलाकार में पढ़ लिया। अब हम इसको किस आधार पर बांटने वाले हैं? तो अब हम इसको किस आधार पर बांटेंगे? अब हम इनको उत्पत्ति के आधार पर बांटेंगे। देखिएगा अब हम इनको, एक बात समझिएगा, अब हम इनको किस आधार पर बांटेंगे? उत्पत्ति के आधार पर। और मैंने आपसे बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के 2 भेद हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आपका आता है मूल स्वर और दूसरे कौन से आते हैं? दूसरे आपके आते हैं संधि स्वर। तो देखिएगा जैसे ही आपके सामने ये आते हैं, जैसे ही ये 2 नाम आपके सामने आते हैं तो आपको तुरंत याद आती है ये चीज कि ये तो हमने पढ़ ली है कि मूल स्वर भी हमने पढ़ लिए और संधि स्वर भी पढ़ लिए। तो यही वही दोनों जो हमने मात्रा के आधार पर 3 भेद बताए थे, मूल स्वर, संधि स्वर और प्लुत स्वर, बस उनमें से आपने प्लुत स्वर को हटाना है और सिर्फ और जो बाकी 2 बचे उनको हमने किस आधार पर बांट लेना है? उत्पत्ति के आधार पर बांट लेना है। तो ये बात समझ में आई आपको? ये बात समझ में आई तो बताइएगा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। अगर मैं आपसे पूछूं संधि स्वरों की संख्या कितनी है? ये पिछली क्लास में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं और आज की क्लास की शुरुआत भी मैंने इन्हीं से करी थी कि मात्रा के आधार पर बताइएगा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर बताइएगा। तो ये सारी बातें मैंने आपसे बता दी थी। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे 4 कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला अ, ई, उ और री, ये 4 हमारे कौन से कहलाते हैं? मूल स्वर। उसके बाद में कौन कौन से? आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। ये हमारे जो 7 बचते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं? संधि स्वर कहलाते हैं। तो ये बात भी आपने यहां से समझ लेनी है कि सिंपल सी, आज मैंने 3 भेद आपको और बता दिए हैं। कल 3 भेद कराए थे, आज अभी तक 3 भेद और करा दिए हैं। आखिरी इसका जो 7वां भेद है वो भी आप देख लीजिएगा। 7वां भेद कौन सा है? ये तो देखिए आसान सी बात थी, सारी की सारी के उत्पत्ति के आधार पर भेद कितने हो गए? उत्पत्ति के आधार पर 2 भेद हो गए, मूल और संधि स्वर। क्योंकि मैंने आपको पहले ये बातें बता दी है इसलिए मैंने इनको शॉर्टली बता दिया है ताकि आपको बार बार वही चीज पढ़नी ना पड़े। उसके बाद में मैंने आपसे कहा कि अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे इसका आखिरी जो भेद है वो बताइएगा कौन सा है। आखिरी भेद 7वां याद करिएगा तुरंत। और 7वां अगर आप याद करेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि उच्चारण के आधार पर ये जो सारे स्वर हैं इन सभी स्वरों को उच्चारण के आधार पर भी बांटते हैं। इन सभी स्वरों को उच्चारण के आधार पर भी हम विभक्त करते हैं, हम वर्गीकृत करते हैं, हम इनको अलग अलग करके बांटते हैं। तो ये सारी बात आपने देखनी है। अब मेरी बात सुनिएगा कि अब मैं आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आने वाला हूं। देखिएगा सबसे पहले तो मैं आपको इन उच्चारण के आधार पर देख लेते हैं। सबसे पहले तो अगर उच्चारण की बात करें तो सबसे पहला जो उच्चारण होता है गले से शुरू करिएगा। सबसे पहले आप उच्चारण स्थान कहां रखेंगे? कंठ में। कंठ के बाद कौन सा आता है? दूसरा तालु, या इनको आप तालव्य कह सकते हैं, कंठ कह सकते हैं, मूर्धन्य कह सकते हैं, इस प्रकार से। उसके बाद में एक हमारा आता है मूर्धा, उसके बाद में एक हमारा आता है दंत, उसके बाद एक हमारा आता है ओष्ठ। ये 5 जो स्थान है ये उच्चारण स्थान है। अगर हम गले से शुरू करें तो सबसे पहले हमारा कंठ आता है, उसके बाद तालु,
तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद में दंत और उसके बाद में क्या आता है, ओष्ठ आता है। तो ये बात आपने समझनी है। लेकिन दो और भी तो हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे जब हम इन दो में आ जाएंगे तब। तो देखिएगा, जब तक के लिए आप ऐसा समझिएगा कि जब तक के लिए आपने समझना है कि इनको पांचों के बाद में हम बात करेंगे कंठ, कंठ प्लस तालु, और एक आखिरी आता है कंठ प्लस ओष्ठ। ये हमारे अभी तक के 7 उच्चारण स्थान है। यहां से मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। देखिएगा, सबसे पहले आप अपने शुरू करिएगा कि सबसे पहला स्वर कौन सा होता है, अ, दूसरा कौन सा है, आ, तीसरा ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, आय, ओ, ये सारे के सारे स्वर जो मैं अभी तक आपको पढ़ाने में लगा हूं। तो यहां से देखिएगा, एक स्वर छोटा, दूसरा उसी का बड़ा, मतलब एक लघु रूप, दूसरा उसी का दीर्घ रूप, मतलब कि ये दोनों के दोनों जोड़े के तौर पे हैं। तो ये जो पहला जोड़ा है इसको आप उठा करके पहले वर्ग में रख दीजिएगा। मतलब कि कंठ से उच्चारित होने वाले जो आपके स्वर हैं वो कौन कौन से हैं, अ और आ। ये पहला जोड़ा हमारा समाप्त हुआ। पहला जोड़ा हमारा समाप्त होते ही अगला दूसरा जोड़ा कौन सा बचा, ई का। तो जो दूसरा जोड़ा है वो आप उठा करके कहां रख देंगे, दूसरे वर्ग में। भाई ये ई भी रख दिया, ये दीर्घ ई भी रख दिया, मतलब हमारा ये भी चला गया। उसके बाद में बात करिएगा उ। जैसे ही आप उ को बोलते हैं, उ को बोलते ही आपके ओष्ठ जो है, आपके होठ जो है, उनकी स्थिति बदल जाती है, उनका आकार बदल जाता है। मतलब किनकी सहायता ली, तो जब आप उ को बोलते हैं तो आपने किसकी सहायता लेनी पड़ी, ओष्ठ की सहायता लेनी पड़ी। और अगर ओष्ठ की सहायता लेनी पड़ी तो ये दोनों चले जाएंगे कहां, ये दोनों चले जाएंगे उ और उ, कहां चले गए, ओष्ठ में चले गए। मतलब ये भी हटा दीजिए। उसके बाद में आप बात करते हैं री को आप जब भी बोलेंगे, री को बोलिएगा तो आपकी जो जीभ है वो दांत के ऊपर मूर्धा को स्पर्श करती है। कहां पे स्पर्श करती है, मूर्धा को। अच्छा, बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जिनको मूर्धा और तालु में अंतर नहीं पता होता। तो देखिएगा, जो जीभ के ऊपर छत बनी हुई है पूरी, इस छत को हम क्या कहते हैं इस छत को हम कहते हैं तालु। जो जीभ के ऊपर आपकी जो पूरी छत बनी हुई है, इस छत को कहते हैं हम तालु। और मूर्धा कौन सा स्थान है, तो मूर्धा मुख में वही स्थान होता है जब आप मान लीजिएगा गरम गरम चाय पीते हैं, और जब गरम गरम चाय पीने के पश्चात जो आपका मुख का भाग जल जाता है, यानी कि तालु और दांत के बीच का जो भाग है, जहां आप गरम चाय पीने के पश्चात गरम कोई भी पेय पदार्थ लेते हैं, उसके बाद जो आपके मुख का हिस्सा जीभ के अलावा जलता है, वही क्या कहलाता है, मूर्धा। तो री का उच्चारण स्थान भी कहां होगा, री का उच्चारण स्थान भी कहां पे होगा, मूर्धा में। आपको ये भी बात समझ में आई। अब मेरी बात को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अब आप देखिएगा, यहां से आप ए आय को देखिएगा, साथ में आपने ओ औ भी देखना है। जब भी आप इन दोनों को देखते हैं तो इसका मैंने आपसे, जब शुरू में मैंने हिंदी की क्लास पढ़ाई थी, शुरू में इनका मैंने आपको उस मात्रा के आधार पर बताया था, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर बताया था। तो मैंने आपसे कहा था कि इनका निर्माण अ प्लस ई से होता है। अब आप बताइए कि अ का उच्चारण स्थान कहां है, अ का कंठ है, ई का कहां है, तालु है। मतलब के कंठ प्लस तालु, भाई अगर इनके द्वारा इन दोनों का निर्माण होता है तो ये दोनों किन किन के मेल से बने हैं, कंठ, और ये कौन सा है, तालु। तो इन दोनों का निर्माण भी किन किन में लगेगा, कंठ और तालु में। तो कंठ और तालु में कौन से हो जाएंगे, ए आई। मतलब आसान से तरीके से ये सारी बातें आपको समझ में आ रही है। उसके बाद में मैंने आपसे बात करता हूं, ऐसे ही सेम आप देखिएगा ओ औ को जब भी आप बोलते हैं तो अ प्लस उ के मेल से ओ का निर्माण होता है, अ प्लस उ के मेल से ओ का निर्माण होता है, यानी कि इसी तरह से इन दोनों का निर्माण होता है। तो बताइए अ का उच्चारण स्थान कहां है, अ का उच्चारण स्थान कहां है, कंठ में। दूसरी बात करता हूं कि उ का उच्चारण स्थान है, उ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ओष्ठ में। मतलब सिंपल सी बात ये हुई कि इन दोनों का जो उच्चारण स्थान है वो कहां है, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ। मतलब आप ओ तथा
औ को आप कहां पर रखेंगे, आप कहां पर रखेंगे, आप इनको कंठोष्ठ में रखेंगे। आसान आसान सी बातें हैं, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब आपके सामने अब सारे के सारे स्वरों के, केवल स्वरों के, व्यंजन की बात, व्यंजन तक तो हम पहुंचे नहीं, अगली क्लास में भी हम केवल स्वर से संबंधित जो बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो छूटेंगी वो पढ़ेंगे। अभी आपने सिंपल सा पढ़ना है कि भैया ओ औ ए ऐ जितने भी सारे स्वर थे उनके उच्चारण स्थान पढ़ लिए। यहां से एक प्रश्न निकल के आता है कि कौन सा ऐसा उच्चारण स्थान है, कौन सा ऐसा उच्चारण स्थान है जिससे किसी स्वर का उच्चारण नहीं होता, या ऐसा कहिएगा कि किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान कौन से मुख के भाग से नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, क्या हमने दंत में किसी भी स्वर से उच्चारण, क्या दंत से किसी भी स्वर का उच्चारण हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो दंत ऐसा मुख का भाग है जिससे किसी भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। बड़े आसान तरीके से मैंने आपके सामने ये बात भी रख दी है। आसान आसान बातें हैं जो बहुत ही आसानी से आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये हमने 7 आधार पर स्वरों को बांट लिया है, 7 आधार पर हमने स्वरों को बांट लिया है। तो उसके बाद में देखिएगा, मैं एक बार सारे आपको स्क्रीनशॉट के लिए सारी स्लाइड दिखाता हूं ताकि स्वर आपके 7 तरीके जो हमने बांटे थे उस आधार पर पूरे हो गए हैं। उसके बाद में मैं बात करूंगा, सारे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक हल्का सा रिवीजन। अगली जो क्लास रहेगी उसमें मैं स्वरों से संबंधित बहुत ही गहराई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाला हूं। कोई भी क्लास आपने मिस नहीं करनी है, इसी प्रकार से आपने लगे रहना है। हिंदी का पूरी तरह से मैं आपको शुरू से अंत तक क्लियर कराने वाला हूं, कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं, इस बात की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। उसके बाद में बात करते हैं, देखिएगा आज हमने कितना पढ़ा है। इन 2 क्लासों में जो हमने स्वरों से संबंधित बात करी है, ये सबसे पहले हमने बताया था कि 7 आधार पर स्वरों को बांटा है। 3 आधार पर हम पहले पढ़ चुके थे, 4 आधार पर हमने अब पढ़ लिया है। बात करेंगे सबसे पहले मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद? 3 भेद। उसके बाद में अनुनासिकता के आधार पर स्वर के कितने भेद? 2 भेद। उसके बाद में मैंने बताया जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर 3 भेद। उसके बाद में मैंने आपसे बताया कि आचार्य भोलानाथ तिवारी ने री को शामिल नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि री का जो उच्चारण है वो र प्लस ई के समान होता है, इसलिए। उसके बाद में हमने कहा मुख विवर, मुख आकृति या मुख की स्थिति के आधार पर स्वरों के 4 भेद हैं। सबसे पहला विव्रत, अर्धविव्रत, संव्रत और अर्धसंव्रत। आसान आसान सी बातें हैं। उसके बाद में मैंने आपसे बताया कि भाई ओष्ठ की स्थिति के आधार पर भी 2 भागों में बांटे गए हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। इन्हीं को एक और नाम है वृत्तुलाकार और दूसरा है अवृत्तुलाकार। तो ये आसान बात समझाई। उसके बाद में मैंने कहा कि अ उदासीन है। यहां पर शायद पहले ध्यान नहीं रहा हो कि अ के स्थान पर आ के स्थान पर अ लिख दिया गया होगा, तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अ जो है इसको अधिकतर विद्वान कहीं पर भी शामिल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अ जो है ना, अ को उदासीन कहा जाता है। ये सारी बातें मैं कल की वीडियो में करूंगा, उदासीन क्या होता है, ये सारी बातें कल का करेंगे, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखिएगा, आखिरी आधार पर उससे पहले पढ़ा कि उत्पत्ति के आधार पर 2 भेद। इस पे हमने चर्चा ज्यादा इसलिए नहीं करी कि सबसे पहले भी यही बात पढ़ी थी। आखिरी स्लाइड में हमने पढ़ा कि उच्चारण स्थान के आधार पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। यहां से मैंने आपको पूरी मूल इकाई के आधार पर आपको सारे स्वर बताए हैं। तो इस प्रकार से हमारे स्वर जो थे वो पूरे होते हैं। अगली क्लास में वो सारी बातें रहेंगी जो आपने अभी तक शायद ना पढ़ी हो। तो आज के लिए इतनी ही क्लास। आप सभी ऐसे जुड़े रहिए, ऐसे साथ बने रहिए। चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों तक वीडियो को शेयर करें ताकि वे सब भी इसका लाभ ले सके। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।